मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके साथ ही साथ उन लोगों को जो है अवेयरनेस देना होता है। जो लोग इस स्टॉक मार्केट से दूर दूर हैं उनको जो है स्टॉक मार्केट में लाना मकसद है, ताकि जो है जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट इज़ अ गोल्ड माइन। तो भाई इससे हर कोई फ़ायदा उठाए और यहाँ आकर जो है इन्वेस्टमेंट करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है के स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठाया जाए। तो इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक भी करवाना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो मिस ना हो जाए। और इसी वजह से जो है आपने उसको शेयर भी करना है और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है वो भी आप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सके और साथ ही साथ जो है आप चीज़ों से अपडेटेड भी रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ, मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है हमारे सेशंस का वो हिस्सा बने रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बशारतुल्लाह साहब की, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ में। और आज जो है हम उनसे मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, आपके सवालात भी लेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनकी एक जो है रिपोर्ट है हम वो डिस्कस करेंगे जो इन्होंने जो है 2025 में के लिए जो है इनकी ये रिपोर्ट लॉन्च हुई है। तो उसमें क्या इन्होंने किन सेक्टर्स को फोकस किया है और क्या जो है किस तरीके से वो जो है स्टॉक मार्केट को देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इनसे पूछेंगे और इनसे डिस्कस करेंगे। तो चलें, सबसे पहले लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जी। सर, सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आज लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और अब ये भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या मज़ीद और करेक्शन आनी है, क्या किया जाए। मैंने तो थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाई थी कि मैंने अपना जो पोर्टफोलियो था वो मैंने ज़रा क्लियर करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई करेक्शन की गड़बड़ होने वाली है। तो बहरहाल अभी हम सर से पूछते हैं। तो सर ज़रा बताइए कि क्या है, किस तरह से देख रहे हैं आगे, कितनी करेक्शन आएगी, क्या होगा और जो है इस वक्त क्या इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, तो थोड़ा सा जी। बिल्कुल करेक्शन, जिस तरह हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देख रहे थे, दे वर लाइक डेवलपिंग के थोड़ी बहुत करेक्शन आनी चाहिए मार्केट में। हम्म। ऑल द मूविंग एवरेजेस इंडेक्स से लेके इंडिविजुअल आइटम्स में तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से मार्केट नीचे ट्रेड हो रही थी फॉर मेजॉरिटी ऑफ द हेवी इंडेक्स आइटम। हम्म। वो तो नेगेटिव सिग्नल दे रहे थे। As far as index is concerned, it was holding, it is still like holding near 30-day moving average, which is an important support level for the broader gauge of KC 100. आज उसे थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग हुई है, विच इज लाइक नेगेटिव इन अ सेंस के ये थोड़ा सा और भी। बट जाहिर है कि इंडेक्स को तो ड्राइव कर रहे होते हैं ये इंडिविजुअल आइटम्स जो KC 100 में है। उनकी जिस तरह परफॉर्मेंस होगी उसी पे वो डिपेंड कर रहा होता है। सो फॉर द पोजीशन इज के इंडेक्स में स्पेशली ENP एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो ज़्यादा नीचे आ रहे हैं। और उनकी हमने क्लियरली आज तो बिल्कुल मारी ड्रिवन मार्केट थी, हम्म। जिसने तकरीबन 500 पॉइंट्स इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक स्टॉक की थी। सेकंड बिगेस्ट वाज एंग्रो होल्डिंग कंपनी, उसकी तकरीबन 190 200 पॉइंट उसकी कंट्रीब्यूशन थी। तो ओवरऑल लाइक हमने डिक्लाइन देखा मार्केट में। बैंक्स भी गिरे थे, लेकिन बैंक्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म, इतने ज्यादा नहीं गिरे थे जितना इंडेक्स गिरा था। सिमिलरली कुछ और सेक्टर्स है, सीमेंट फॉर एग्जांपल, इट आउट परफॉर्म ऑन द डे। आज सीमेंट के कई स्टॉक्स पॉजिटिव बंद हुए, जिसमें अंडर द लीड ऑफ फौजी सीमेंट वो 7% प्लस था। बाकी सीमेंट स्टॉक्स जो थे वो भी प्लस में बंद हुए थे। सो दे मोस्टली आउट परफॉर्म और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रही सीमेंट की। टेक्सटाइल में थोड़ा सा डिक्लाइन था, लेकिन दे मैनेज टू आउट परफॉर्म द मार्केट। बाकी ऑटो सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर्स मार्केट से ज्यादा नीचे गिरे थे। तो वो एक टेक्निकल करेक्शन चल रही है, लेट द मार्केट सेटल डाउन। और हमारी कॉल तो मेन अभी जो सबसे बड़ा इवेंट जो आने वाले दिनों में है वो क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स हैं। हम्म। तो उसकी एक्सपेक्टेशन में मार्केट अब मूव कर रही है।
और एक्सपेक्टेशन जहां पे डिविडेंड या अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट होगी तो वो प्राइस करेक्शन हम देख सकते हैं। और मारी की बोर्ड मीटिंग है 27 तारीख को। आज 22 तारीख है, 5 दिन के बाद उसकी। तो आज की डिक्लाइन तो यही सजेस्ट कर रही है कि हो सकता है कि देयर विल बी, यानी वो एक मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि उससे पहले ही एडजस्टमेंट प्राइस में हो गई थी, क्योंकि उससे पहले दिसंबर में हमने देखा था इसकी प्राइस 1,000 रुपये तक गई थी। एंड इट हैज बीन ऑन डिक्लाइन सिंस दैट बिग इंक्रीज इन दिसंबर। तो वहां से तकरीबन ये आज की प्राइस अगर देख लें तो इट हैज फॉलन मोर देन 30% फ्रॉम इट्स पीक। लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट कि इसकी प्राइस नवंबर के एंड में फोर बिलो 500 थी। सो वी शुड नॉट फॉरगेट द ओल्ड प्राइसेस। हम रिसेंट हाई की तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 1-2 महीने पहले इसकी प्राइस कहाँ थी। तो सही। अगर ये एडजस्टमेंट है भी है तो इट्स लाइक पॉजिटिव फॉर, आई थिंक लाइक प्राइस जो है वो जो एवरेजेस की तरफ जाती है इवेंचुअली, तो वो एडजस्टमेंट हो रही है मार्केट में। तो सही। ब्रॉडली अभी तो यही है कि टेक्निकल मार्केट में अभी ये है कि बेयर बेयर साइंस हैं, बेयरिश सिग्नल्स हैं, और हम्म। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट डाउनवर्ड और हो सकती है। सही। मॉनेटरी पॉलिसी भी है, आई थिंक कमिंग वीक में ही है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? कंसेंसस व्यू की बात करते हैं। कंसेंसस व्यू, ये कंसेंसस से मतलब मेजॉरिटी व्यू आई वुड से कि जो अभी तक सर्वे हुए हैं तो उसमें 100 बेसिस पॉइंट रिडक्शन की बात है। और जो मनी मार्केट रेट्स भी चल रहे हैं वो भी सिग्नल यही कर रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट रिडक्शन होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम कुछ इकोनॉमिस्ट और कुछ सर्कल से ये भी जिस तरह कुछ रीसेंट आर्टिकल्स आए और उनके कमेंट्स आए कि हो सकता है देयर माइट बी अ पॉज पीरियड, स्टेट बैंक माइट वांट टू सी जो ऑलरेडी 900 बेसिस पॉइंट रिडक्शन कर चुके हैं उसका इम्पैक्ट देखें और उसके बाद वो करें। so there is a probability कि हो सकता है कि देयर माइट बी अ पॉज अनचेंज। पीरियड, अनचेंज होगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि इनको फेयर है कि अगर जिस तरह भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ी है और अगर कमोडिटी प्राइस भी बढ़ जाती है। अब मोस्ट सिग्निफिकेंटली अब ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद टैरिफ, इंटरनेशनल टैरिफ क्या लगते हैं, उसका भी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ग्लोबली आ सकता है इफ देयर आर टैरिफ जो उसने थ्रेट किया था कि वो लगेंगे। अभी तक तो उसने कोई उस पर ऑर्डर पास नहीं किया, लेकिन इंडिकेशन यही है कि देयर विल बी सम इंक्रीज इन टैरिफ्स। सो टैरिफ्स का एट द एंड इम्पैक्ट आता है कि उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा। तो वो एक ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक से वो जरा थोड़ा सा कॉशियस है एज फार एज ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न। वो आप देखेंगे कि हाउ दिस प्ले आउट, हाउ द इन्फ्लेशन नंबर्स प्ले आउट बेस्ड ऑन दीज टैरिफ एडजस्टमेंट। तो उसके बाद ही हो सकता है वो हो। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि वी माइट हैव अ पॉज पीरियड इन द मॉनेटरी पॉलिसी सेशन ऑन 27 जनवरी। लेकिन सही। मेजॉरिटी भी अभी भी है कि 100 बेसिस पॉइंट रिडक्शन। सही। सर, अब जो है हम चाहेंगे कि जो है आपके ये जो वो रिपोर्ट है, उसमें आपने क्या जो है चीज़ें, उसमें किन सेक्टर्स को आपने जो है टारगेट किया है, थोड़ा सा उसको बताएं, ताकि हमारे नाज़रीन तक जो है जाए और फिर हम उसको जो है मज़ीद शेयर करें, तो थोड़ा सा। Basically, it's a strategy report for next year. It was released on 31 और 1 जनवरी को, हम्म। 31 दिसंबर या 1 जनवरी को आई थी रिपोर्ट। हम्म। इसमें यार आउटलुक ऑन द ब्रॉडर इकोनॉमी, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, कहाँ से मार्केट बढ़ी, क्यों बढ़ी, कैसे क्या फैक्टर्स थे, उस पर डिस्कशन है। और सेक्टोरल आउटलुक है फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। हम्म। हमने उसमें कुछ कंसर्न्स भी यानी कुछ नहीं, काफ़ी कंसर्न्स भी हाईलाइट किए थे रिगार्डिंग कुछ सेक्टर्स में। हमारी कॉल जो थी इट वाज रिलेटिव टू, अगर बाकी रिपोर्ट्स आप स्ट्रेटेजी देख लें उसमें हमारी कॉल ज़रा थोड़ी सी कॉशियस थी कुछ सेक्टर्स पे कि दे हैव ऑलरेडी आउट परफॉर्म एंड हो सकता है दे माइट नॉट डिलीवर द सेम रिटर्न विच दे हैव डिलीवर्ड इन द पास्ट। तो उस पे भी हमारे कमेंट्स थे। सो आई वुड सजेस्ट कि वो अगर बाकी हमारे जो ऑडियंस है अगर वो रिपोर्ट देख लें तो फिर उस पर हम एक फ्रूटफुल डिस्कशन कर सकते हैं अगर उनकी कोई क्वेश्चंस हो। लेकिन बिल्कुल। ओवरऑल लाइक मैं उसकी समरी में बताऊं कि हम्म। बेस्ड ऑन अभी जो मार्केट 2024 में जो री रेटिंग हुई है इट्स ड्रिवन बाय द एडजस्टमेंट एंड डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन इंटरेस्ट रेट। तो उसकी वजह से प्राइमरीली
जो हमारी पी जो साल के शुरू में 3.5 अर्निंग मल्टीपल थे, वो तकरीबन 6 साढ़े 6 अर्निंग मल्टीपल पे मार्केट आ गई है। और इट्स क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द 82% और ऑलमोस्ट 90% ग्रोथ जो हुई है इंडेक्स में, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि पी अपवर्ड रिवीजन हुई है मार्केट में। डिस्पाइट कि अर्निंग में कोई इतना सच कोई इस टाइम पीरियड में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया अर्निंग आउटलुक में। लेकिन ये है कि प्राइसेस हैव एडजस्टेड अपवर्ड बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर अलोन, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की वजह से मार्केट डबल हुई वैल्यूएशन में। अब गोइंग फॉरवर्ड हमने वैल्यूएशन में जो फर्दर अपसाइड पोटेंशियल और एक्सपेक्टेशन रखा है कि पी ऑन एवरेज may potentially reach to 7.88 times earning multiple by December 2025, provided interest rate stays low, inflation इतना ज्यादा डबल डिजिट में ना आए और क्लोज टू सिंगल डिजिट या लोअर डबल डिजिट में रहे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली इज द की फैक्टर कि वो गवर्नमेंट कंटिन्यूटी एंड एबिलिटी टू डिलीवर, और इतना मुल्क में हालात नॉर्मल हों, तो उस बेसिस को लेके तो अगर हम 8 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल की बात करते हैं, तो पोटेंशियली मार्केट तकरीबन 1,35,000 से 1,40,000 तक इंडेक्स जा सकता है। हमने उसमें डिफरेंट सिनारियोज हमने डिस्कस किए रिपोर्ट में भी, तो वो अपसाइड पोटेंशियल तो है मार्केट में। लेकिन यह है कि जो शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है, मिसाल के तौर पर पिछले क्वार्टर में इंडेक्स बढ़ा था 42%। 42% इज वेरी ह्यूज इन 3 मंथ्स टाइम पीरियड। अब अगर हम जनवरी में थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में देखते हैं, लेट्स अज्यूम 10% करेक्शन, so it's not a big deal for the market which has risen 82% during the year and 42% in one quarter। तो अगर इतनी एडजस्टमेंट डाउनवर्ड आती भी है, तो इट डजंट मीन कि मार्केट में कोई बिल्कुल डाउनवर्ड साइकिल शुरू हो गया। इट वुड रादर गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु हैव नॉट एंटर्ड द मार्केट कि वो मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेल करें और एलोकेशन बढ़ाएं। तो मार्केट में अगर डाउन साइड आता भी है तो इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और गोइंग फॉरवर्ड हमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट को ही आप देख लें कि इंटरेस्ट रेट अगर सिंगल डिजिट के करीब रहते हैं और इकोनॉमी 3% 3.5% भी लेट्स अज्यूम कि इस साल ग्रो करती है, अगले साल इट शुड इम्प्रूव, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली कंट्री की जो पॉलिटिकल आउटलुक एंड स्टेबिलिटी वो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है, वो रहे। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर एक्विटी मार्केट विल बी द ओनली प्लेस जहाँ पे आप डबल डिजिट और बल्कि 20 से 25% रिटर्न कमाने में कोई इतना मसला नहीं होगा। हमारी मार्केट अभी भी इंटरनेशनली या किसी भी कंपैरिजन में आप देख लें तो काफ़ी सस्ती है। उसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं कि आप यहाँ पे लें तो बहुत बड़ी। बिल्कुल आई एग्री कि कुछ लोग जो कंसर्न्स हैं कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हुई, तो उन स्टॉक्स में जहाँ पे अभी भी रूम है कि वो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट हो सकते हैं, उनको आप अवेल ना करें, उनको छोड़ दें एंड कम टू दोज सेफ सेक्टर जहाँ पे आपको पोटेंशियली डाउन साइड रिस्क इज लिमिटेड और अपसाइड पोटेंशियल आपको वो मिल सकता है। तो पोर्टफोलियो को काफ़ी यानी केयरफुली लेके चलना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग 2025। सही। तो सर, जो लोग जो हैं जिन सेक्टर्स में जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में किया हुआ है, बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ जो हमारे मतलब जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे जब भी बात होती है तो वो यही कह रहे होते हैं कि जो है हम बहुत सारे वो उसमें स्टक हुए हुए हैं। अब स्टक हुए हुए हैं, अब या तो लॉस में वो निकलें या फिर क्या किया जाए फर्दर। किन सेक्टर्स को आप लोगों ने हाईलाइट किया है अपनी रिपोर्ट में कि इन सेक्टर्स को जरूर 2025 में जो है वो देखना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं, तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए, और जो स्टक उस हुए हैं वो क्या नहीं, करें। स्टक में अब डिपेंड करता है कि वो सेक्टर कौन सा है, परचेज प्राइस क्या है, वो सारी चीजें वो देखना पड़ेंगी। लेकिन हम्म। कुछ सेक्टर्स में फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू हैव ईएनपी सेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। ओजीडीसी आपने पहले नहीं लिया 150 पे और 200 से ऊपर ले लिया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यानी अभी रिसेंट हाई उसका तकरीबन 220 225 रेंज। सिमिलरली पीएसओ का 450 तक प्राइस गई थी, 460 भी इंटरडे में गई है, अभी प्राइस 370 के करीब है। तो वो एक अलग एक फैक्टर है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो ये आइटम 2 महीने में ही इतनी प्राइस बढ़ी है, तो वो एक आपको फिर अगर डाउनवर्ड एक पीरियड उसमें आता है तो फिर आपको यू विल हैव टू वेट आउट फॉर
प्राइस लेवल जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किए कि वो कब आता है उसका लेवल। तो कुछ सेक्टर में ऐसी सिचुएशन होगी। अब फॉर एग्जांपल बैंक्स में हमारी कॉल है कि इट शुड परफॉर्म इन लाइन विद द मार्केट। बैंक्स में ठीक है, कंसर्न्स हैं, इस साल प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आएगी 2025 में। वो वाले पिछले साल जब 20% वो पे लेंडिंग कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइमरीली बोरोवर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही है, 20-21% पे, अभी वही पैसे वो 12% पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इनकी ठीक है, उन्होंने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट मार्जिन जो इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें इतनी ग्रोथ नहीं होगी और इम्पैक्ट आएगा, देयर विल बी डिक्लाइन इन अर्निंग। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2022 में बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी। ये 23 और 24 में जो रिकॉर्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई प्रॉफिट्स आए हैं, दे वर ड्रिवन बाय हाई इंटरेस्ट रेट्स। अब जब हाई इंटरेस्ट रेट नहीं है तो एक्सपेक्ट करना कि बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखाएंगे, वो नहीं होगा। देयर विल बी डिक्लाइन इन अर्निंग इन 2025। और लेकिन ये एक फैक्टर प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि बैंक्स सिंस लास्ट 2 मंथ्स में बैंक्स ने परफॉर्म नहीं किया। यानी ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी हुई है, डिक्लाइन भी आया, रिकवरी भी आई, लेकिन बैंक्स हैव नॉट परफॉर्म दैट मच। अभी भी उनकी कैपेसिटी है कि वो डिविडेंड भी पे कर सके, और अर्निंग जो है, अर्निंग में डिक्लाइन होगा लेकिन इतना डिविडेंड देंगे कि आपकी यील्ड जो है, 10% डिविडेंड यील्ड जो सेक्टर आपको दे सकता है वो अभी फिलहाल तो बैंकिंग सेक्टर है, जो आपको 10% डिविडेंड यील्ड दे सकता है। सेकंड सेक्टर जो है वो फर्टिलाइजर है, जो आपको आराम से 10% डिविडेंड दे सकता है इन एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे, जिसमें फर्टिलाइजर जो एफ एफ सी इज द टॉप लाइक बाइंग, उसमें था रिकमेंडेशन में कि इट हैज़ द एबिलिटी टू पे हायर डिविडेंड। राइट, एट द सेम टाइम उसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं जो क्लोजली मॉनिटर करने होंगे। गैस प्राइस रिविजन है, फॉर एग्जांपल, अगर वो आती है, हाउ मच प्राइसेस दे विल बी एबल टू पास ऑन टू एंड कंज्यूमर, लाइक फार्मर। अगर यूरिया की प्राइस बढ़ती है, गैस प्राइस बढ़ती है, तो ये प्राइस बढ़ा देते हैं, उसका एक और इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो हमें वो सारी चीज़ें देखना होगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम सिर्फ ये देख लें कि अगर कोई गैस प्राइस रिविजन नहीं होती और प्राइसेस यही रहती हैं, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है और होनी भी चाहिए। वो एक रिस्क फैक्टर हमें देखना पड़ेगा। बाकी ऑयल सेक्टर में, ईएनपी में डिपेंड करता है कि ग्रोथ आती है नई डिस्कवरी से, प्रोडक्शन बढ़ाने से, वो हो रही है कि नहीं। अभी तक तो आसार नजर नहीं आ रहे कि कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन न्यू एडिशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व। या रिजर्व में तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एक्चुअली जो प्रोडक्शन करना वो सबसे बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है, वो कब आएगा। तो अर्निंग ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली हैव कम डाउन। अभी रिसेंटली ये ट्रम्प के इनॉग्रेशन के दिनों में हमने एक 10% रैली ऑयल प्राइसेस में देखी है। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि ट्रम्प के दिनों में ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी ऑयल प्राइस को इतना सिग्निफिकेंटली रैली नहीं करेंगे। ऑयल प्राइसेस शुड स्टे लोअर, विच इज पॉजिटिव फॉर द कंट्री, फॉर पाकिस्तान। लाइक वी आर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, सो इट विल बी पॉजिटिव फॉर अस अगर ऑयल प्राइस नीचे रहती है। लेकिन ये कि उससे सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और वो वाले प्रॉफिट नहीं होंगे जो पिछले साल थे। देयर विल बी सम डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईएनपी सेक्टर। एक कंपनी जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म जिसने किया एनर्जी सेक्टर, वो पीएसओ है। पीएसओ की अब हमें देखना होगा कि हाउ मच देयर प्रॉफिट्स जो फोरकास्ट की जा रही हैं कि वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। अभी तक तो एक्सपेक्टेशन है कि इट शुड डू वेल। लाइक इसकी प्राइस जो 2 महीने पहले आप देख लें नवंबर में बिलो 200 थी, और अभी 400 से ऊपर भी चली गई थी, अभी रिसेंटली नीचे आई है। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि वेदर दिस कंपनी विल बी एबल टू डिलीवर, और दैट विल बी विजिबल टू अस ओनली इन द फॉर्म ऑफ जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। अभी फर्स्ट रिजल्ट विल बी दिसंबर, उससे हमें पता चल जाएगा कि दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने किस तरह किया। देन ऑब्वियसली कमिंग टू मार्च क्वार्टर, मंथली नंबर्स भी आते हैं कि मंथली इनकी सेल्स किस तरह जा रही हैं। लेकिन ये है कि हर सेक्टर में आपको क्लियरली क्लोजली मॉनिटर करना होगा। तो कुछ सेक्टर्स की डायनेमिक बड़े पॉजिटिव, स्पेशली फार्मा की बात हम कर लें, क्योंकि दैट सेक्टर हैज ट्रिमेंडसली आउट परफॉर्म इन रीसेंट पास्ट। गोइंग फॉरवर्ड इनकी एबिलिटी है कि वेदर दे विल बी एबल टू सस्टेन दीज प्रॉफिट्स विच दे हैव अचीव ड्यूरिंग रीसेंट पास्ट, उसको देखना पड़ेगा।
फर्दर प्राइस इंक्रीज मेरे मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। देयर इज इंटेंस कंपटीशन इन द फार्मा इंडस्ट्री। अगर ज्यादा प्राइस बढ़ाते हैं तो फिर गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है, हो सकता है दे माइट नॉट बी एबल टू इंक्रीज प्राइसेस बाय दैट मच मार्जिन। तो देयर विल बी सम स्लो डाउन इन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। और वो एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को भी देख रहे हैं, वेदर दे विल बी सक्सेसफुल और नॉट टाइम विल प्रूव। लेकिन एफर्ट्स की जा रही है, कंपनी अपने ऑपरेशंस अपनी प्रोडक्शंस अपग्रेड कर रहे हैं। सो देयर इज अ potential enhancement of revenue and profitability growth in pharma sector। फिर आपका एक और की सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर हम्म। में थोड़ा सा मुझे कंसर्न है कि ठीक है, ये ग्रोथ इस साल रही, अब उसकी कंटिन्यूटी आगे किस तरह रहती है। अभी स्टेट बैंक के जो पॉलिसी है एज फार एज लाइक गिविंग लोन्स, ऑटो लोन्स इज कंसर्न, उसमें अभी तक लिमिट्स मौजूद है। वो ऑटो फाइनेंसिंग अभी बढ़ नहीं रही। तो वो एक कंसर्न है कि वो किस तरह होगा। लेकिन ये वाले जो अभी मंथली नंबर आ रहे हैं, इसमें अब हाई बेस इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन नंबर्स ठीक होंगे। दे शुड रिमेन लाइक पॉजिटिव। तो ऑटो सेक्टर के लिए अभी इतना कंपटीशन बहुत आएगा। प्रीमियम सेगमेंट जो हाई एंड प्राइसेस सेगमेंट में तो काफ़ी कंपटीशन आने वाला है। BYD आएगा, बाकी जो नए मॉडल्स आएंगे। तो देखते हैं कि हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें फॉर एग्जांपल लाइक ईवी सेगमेंट में कि हम मुल्क में जो चार्जिंग स्टेशंस है हाँ। वो किस तरह, उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है, वो लगा भी पाते हैं कि नहीं। अभी उसमें प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। यानी वो हम्म। गाड़ियां तो बेच रहे हैं, लेकिन ये है कि ईवी स्टेशंस अवेलेबिलिटी एंड चार्जिंग फैसिलिटीज वो पाकिस्तान में अभी भी इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, or a number of cars is too small. Like private sector is not willing to invest that much money on a EV station. Simply, okay, won't be able to earn enough return जब तक गाड़ियां ज्यादा ना हो और उनकी फैसिलिटीज यूज ना हो, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कौन इंश्योर कराएगा। सो अब आप देखते हैं कि कंपनी ने अनाउंस तो कर दिया कि हम लगाएंगे, लेकिन कब लगाते हैं वी हैव टू सी दैट थिंग। तो ऑटो सेक्टर में एक्सपेक्टेशन बेस पे प्राइस रैली हुई है। लेट्स होप कि वो एक्सपेक्टेशन मटेरियलाइज हो और सेल कंटिन्यू रहे और ये मार्जिन भी सस्टेन करे। और वी शुड कीप इन माइंड कि ग्लोबली ऑटो सेक्टर में काफी इंटेंस कंपटीशन चल रहा है ग्लोबली। इवन ये अमेरिकन टैरिफ, यूरोपियन टैरिफ, चाइनीज गाड़ियों पे। तो एक देयर इज अ ह्यूज क्राइसिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इंटरनेशनल ऑटो इंडस्ट्री में। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, यहाँ पे कंपनी अच्छी मार्जिन बना रही है, प्रॉफिट्स कर रहे हैं। लेट्स होप दे सस्टेन दीज थिंग्स और दे आर नॉट नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय द इंटरनेशनल सिचुएशन। तो वो एक रिस्क फैक्टर है, अदरवाइज ऑटो सेक्टर इज रिलेटिवली सेफ एट दिस पॉइंट इन टाइम। सही। वैसे यहाँ तो बिजली के बड़े मसले हैं, तो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो फ्यूचर कैसा लग रहा है? कुछ मिला जुला सा फ्यूचर लग रहा है? क्या इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी हम सोलर पैनल लगा के हम हाँ, वो उसको एडॉप्शन में अभी इशू ये रहेगा, करेंगे? एडॉप्शन बिल्कुल। हम्म। इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और घर में अगर फॉर एग्जांपल इफ पावर रेट्स आर टू हाई, तो उससे तो वो फिजिबल नहीं होगा। सिर्फ बिल्कुल। सोलर अगर किसके पास सेल्फ जनरेशन है, दे कैन यूज इट। उनके लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल है। दोज हु आर बिल्कुल। सेल्फ जनरेटिंग और वो अपनी गाड़ी खुद चार्ज करें और चलाएं, वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। सही देखते हैं, चले होप फॉर द बेस्ट। जी, यहाँ पर अब जो है हमारे पास जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सवाल हैं। आप लोग अपने सवाल कीजिए। सबसे पहले रऊफ मोहम्मद साहब जी, अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर जी। आप बहुत, आपका जो है ना एनालाइजिंग का तरीका बहुत ही कमाल है माशाल्लाह, बहुत प्रोफेशनल बात करते हैं। आपने पहले सरले का बताया था कि वो उसका पुल बैक 92 तक आ सकता है। तो आप सरले में मैंने थोड़ी इन्वेस्टमेंट क्या रखी है सर, उसके बारे में तो बता दें, सरले के बारे में और PIA के बारे में सर। शुक्रिया। सल में एक डेवलपमेंट हुई है, दैट इज द बायबैक ऑफ द कंपनी। उन्होंने देयर आर न्यू इन्वेस्टर, उन्होंने कंपनी एक्वायर की है। तो जो इसमें प्राइस इंक्रीज आई भी है, प्राइमरीली ड्रिवन बाय दैट बायबैक, यानी जो एक नए इन्वेस्टर को उन्होंने अपनी कंपनी बेची है। अब वो है कि उनका बिजनेस प्लान आगे उसके कंपनी को किस तरह चलाएंगे। मोस्ट लाइकली इट विल बी कंटिन्यूटी ऑफ द सेम ऑपरेशंस। द ओल्ड स्पॉन्सर्स हैव मूव्ड आउट और नए लोग आ गए उसके खरीदार।
तो फेयरली प्राइस इन माय व्यू अभी इनका जो सेगमेंट में जिसमें ये पिछले कुछ सालों से इनका फोकस इतना ज्यादा बिजनेस पे मेरे ख्याल में नहीं रहा। इन्होंने देवर सेलिंग आउट द कंपनी, उन्होंने कुछ सेगमेंट पहले भी बेचे थे, अभी फाइनल कंपनी भी बेच दी। तो वो एक है कि नया बिजनेस ग्रुप जो आ रहा है वो अपना बिजनेस प्लान क्या लेके आ रहे हैं। तो आई विल बी अ बिट कॉशियस कि वो अपना प्लान थोड़ा सा क्लियरली एलेबोरेट करें कि हाउ दे आर गोइंग टू मूव अहेड विद दिस न्यू एक्विजिशन। तो उसको देखते हैं। अदरवाइज कंपनी में पोटेंशियल तो बहुत है। इट वाज वन ऑफ द मेजर कंपनी कुछ साल पहले, और ये बिल्कुल स्लो डाउन की तरफ चले गए थे। लेकिन ये है कि अभी नए स्पॉन्सर्स का देखना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं इस कंपनी के साथ। और दूसरा सर पीआईए के बारे में तो बता दें सर, पीआई शुक्रिया। में आई कांट से एनीथिंग। वजह ये कि जब तक कोई क्लियर गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन खबर नहीं आती, उसी बेस पे स्टोरी है। अदरवाइज तो एज फार एज कंपनी ऑपरेशंस आर कंसर्न, प्रॉफिट्स और वो चीज़ वो तो सबको पता है, उसमें मैं क्या बोलूँ। वहाँ पे तो लॉसेस हैं, उसको तो आप वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ एक स्टोरी है प्राइवेटाइजेशन की और अच्छे कीमत पे ये इसका सौदा हो जाए। अगर वो चीज़ हो जाती है और फिर वो कंपनी, वो नए स्पॉन्सर या जो भी इसके खरीदार वो उसको चला सके, उस पर डिपेंडेंट है। सो फार इस पे जो भी एक्टिविटी हुई इट्स ऑल लाइक स्पेकुलेशन बेस पे हुई है। कोई जो मार्केट टॉक या र्यूमर्स जो चल रहे होते हैं उस बेस पे मूवमेंट आई है। फंडामेंटल साइड पे सिर्फ वो है कि उसको कुछ रूट्स में अभी परमिशन मिली है, तो दे देव स्टार्टेड इट। विल इट बी एबल टू लीड टू एनी बिग इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी? वो लग नहीं रहा। कंपनी विल कंटिन्यू टू बी इन लॉसेस, और द ओनली वे आउट इज कि इसकी स्ट्रेटेजिक सेल हो और कोई अच्छी कीमत इनको मिले। तो इसमें एज फार एज वो आप ओपन बेट कर सकते हो, वो ओपन जुआ है। अगर आपने लिया और अच्छी खबर आ गई आपको गेन मिल सकता है। बट इसके अलावा मैं उस पर कुछ और कमेंट नहीं दे सकता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक ओके यू जी। सो काइंड ऑफ यू ओके। सर। थैंक यू रोक साहब जी। एसके आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये सर GHNI जो है वो ऑटो में एक डिफरेंट कंपनी है और इसको इतना कंपटीशन नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इसकी टारगेट प्राइस क्या रह सकती है? हमारी टारगेट प्राइस थोड़ा सा ऊपर अब चला गया है। जो ऑब्वियस रीजन कि इनकी वो ठीक है एसोसिएटेड कंपनी है, उसके जो गंदारा ऑटोमोबाइल उसने एक सेगमेंट में आया, दे गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। GHNI का जो इनका जो इसी जो एक इनका कंपटीशन ने भी वही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। इनका जो इसूजू ब्रांड है उसकी भी सुना है कि अपग्रेड वर्जन वो लॉन्च करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि वो हाउ दे प्ले दैट सेगमेंट प्लेज आउट। लेकिन उनका तो वो जो मिनी सेगमेंट में जो मिनी ट्रक्स और वो वाला एक सेगमेंट उनका स्ट्रांग है। उसकी डिपेंड वो सेगमेंट entirely dependent on economic growth, economic activity inside the country। वहाँ पे अगर आपकी एग्रीकल्चर साइड इंप्रूव होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी या जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती है वहाँ से। सो फar द पोजीशन इज लाइक नॉर्मल, कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ वाले नंबर नहीं है। लेकिन यह है कि उनका डिपेंडेंसी उस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट कम हो गए और इकोनॉमी स्लोली अपसाइड पे जा रही है, तो दैट सेगमेंट शुड डू पॉजिटिव। एज फार एज द मेन सेगमेंट जो इसका Isuzu ब्रांड का जो व्हीकल है, वेदर दे विल बी आफ्टर द लॉन्च ऑफ कंपटीशन बाय देयर ओन एसोसिएटेड कंपनी, उसमें कितना कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, वो ज़रा थोड़ा सा रिस्की बिजनेस सेगमेंट हुआ है। लेकिन इनका जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है दैट दैट शुड डू वेल। लेकिन प्राइस में जिस तरह आपने कहा, हमारी प्राइस टारगेट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा वेट किया जाए उसमें। यानी एट दिस प्राइस आई थिंक इट्स अ बिट प्राइसी एट हायर लेवल। नहीं, बहुत शुक्रिया इसके। अच्छा, वी हैव जस्ट 8 मिनट्स और मैं आपका सवाल ले रही हूँ। अहमद शेख, जरा क्विकली अपना सवाल कर लीजिए। अहमद शुएब जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल है, एक तो रिलेटेड टू नेटसोल कि उसका बायबैक जो है वो अनाउंस हुआ था बट प्राइस में उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, तो कब तक उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दूसरा ये था कि ETFs में इन्वेस्टमेंट इस टाइम कैसी रहेगी, स्पेसिफिकली जो हमारे पास JS मोमेंटम ETF है। सर अगर उस पर हाईलाइट डाल दें तो दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू।
अच्छा, बायबैक कंपनी की इंटरनल इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल के स्पॉन्सर्स को कॉन्फिडेंस है अपने शेयर्स पे और कंपनी की वैल्यूएशन पे। अब उन्होंने कोई टारगेट प्राइस अगर सेट नहीं की तो इट्स अप टू देम लाइक व्हाट लेवल दे विल बी बाइंग। जरूरी नहीं कि जब भी प्राइस वो अनाउंसमेंट हो जाए तो उससे कि प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि दे माइट बी कॉशियस बायर और वो वेट कर रहे हो कि अप्रोप्रिएट कोई सेलर आती है मार्केट में, कोई नेगेटिव चीज आती है और प्राइस गिरे तो वो खरीदे। तो उन्होंने मार्केट में प्राइस अगर नहीं बढ़ी आफ्टर द दिस अनाउंसमेंट, इट मींस कि अभी दे हैव नॉट येट कम, और उन्होंने मार्केट में एग्रेसिवली बाइंग नहीं की, दे आर वेटिंग फॉर देयर डिजायर प्राइस लेवल। तो लेकिन ये कि इट्स पॉजिटिव थिंग कि एज फार एज सपोर्ट लेवल आपको नजर आ रहा है कि अगर प्राइस नीचे आती है तो कंपनी विल बी देयर टू बाय बैक देयर शेयर, सो इट्स समथिंग पॉजिटिव, यानी इट्स नथिंग नेगेटिव एट दिस स्टेज। तो फिर तो एक्यूमुलेशन इसमें बनती है कि बंदा अगर स्पॉन्सर खुद अपनी कंपनी के शेयर खरीद रहा है तो इट्स ऑलवेज गिव अ गुड सिग्नल। तो वो तो आप देख सकते हैं। एज फार एज मोमेंटम फंड इज कंसर्न, उसका पोर्टफोलियो तो मुझे तो समझ में नहीं आता फ्रैंकली स्पीकिंग। वो इट्स उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। तो अगर ईटीएफ में काम करना है, जो आपका पोर्टफोलियो खुद समझ में आ जाए तो आप उसमें रहें, रादर देन एक ऐसे पोर्टफोलियो जिसमें आपका अपना कंफर्ट ना हो, तो उसको जरा आप देख लें। क्योंकि आई सही। एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद पोर्टफोलियो ऑफ एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ दैट पोर्टफोलियो, मुझे उसकी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। अच्छा, मोहम्मद कासिम, आप अपना सवाल कीजिए और ज़रा क्विकली कीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम जिस भी है 5 मिनट्स, और उसमें हमें कल की मार्केट की स्ट्रेटेजी भी सर से पूछनी है। और एक चीज़ और मैं अनाउंस कर दूं, जो सर ने अपनी रिपोर्ट इस वक्त जो हमें एक्सप्लेन की है, वो रिपोर्ट जो है हम अपने ग्रुप्स में आप शेयर करेंगे, वो आप लोग देखिएगा। उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जब हम सेशन कंडक्ट करेंगे सर के साथ, तो जो है उसमें आप अपने सवालात भी कर सकते हैं। जी मोहम्मद कासिम, अपना सवाल कीजिए। वालेकुम। मेरा सवाल ये है वालेकुम सलाम। कि एजीपी अली गौहर फार्मास्यूटिकल जो है, यानी उसको आप क्या टारगेट देखते हैं और उसका एंट्री लेवल क्या देखते हैं? एक ये है, और सिटी फार्मा के बारे में स्पेसिफिकली ये सवाल है कि वो अच्छा शेयर है, उसके वेंचर्स भी हैं, लेकिन ये रीसेंट मूवमेंट जो है ये क्या जस्टिफाइड है? मुझे तो इसमें कुछ सट्टा वट्टा लग रहा है, यानी अभी यानी जिस अंदाज में वो ऊपर जा रहा है, काइंडली इस पे थोड़ा कमेंट करें। और एंट्री लेवल क्या हो सकता है सिटी फार्मा में? सिटी फार्मा हमारी टारगेट प्राइस क्लोज टू इस लेवल पे थी, उससे थोड़ा सा प्राइस ऊपर चली गई है। लेकिन इस बिजनेस के डायनेमिक्स और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अभी इनको जो जो मार्केट में जो जिस तरह मार्केट टॉक की मैं बात करूं, अभी कंपनी ने तो सच हम दिसंबर के जब रिजल्ट्स आएंगे उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि हाउ मच न्यू ऑर्डर्स दे हैव बीन प्लेस्ड विद देम, और उन्होंने बिजनेस को किस तरह ग्रो किया है। नंबर तो वहां से पता चलेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये की जा रही कि दे हैव गॉट लाइक यानी सम गुड ऑर्डर्स, न्यू एवेन्यूज से भी उनको मिले हैं। तो जो पहले जो एक्सपेक्टेशन की जाए, यानी इसकी प्राइस तो काफ़ी अर्से काफ़ी डिप्रेस रही थी, तो रिसेंटली बढ़ी है। सो बेहतर यही होगा कि थोड़ा सा इसके जब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाए दिसंबर के, तो उसको रिव्यू करके फिर बंदा पोजीशन ले। इतना कोई एब्रप्ट में मुझे भी नहीं लग रहा कि कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से इसकी प्राइस डाउनवर्ड एडजस्ट ना हो। तो रिजल्ट्स विल बी। और दूसरी कंपनी जो मैं तो एजीपी पे हमारी वो है, आई एम नॉट श्योर कि विच कंपनी यू फार्मा में, एजीपी पे तो हमारी बाय कॉल है कि वो तो ठीक है। और क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से तो वो तो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू द सेक्टर प्राइसेस। तो आपने जो दूसरी कंपनी, अगर इफ इट्स एजीपी इज द सेम कंपनी, तो उस पे तो वी आर कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे। सर, उस सही। टारगेट क्या देख सकते हैं उसका, यानी उसकी 6 महीने हमारी में? यानी उसकी हमारी टारगेट प्राइस वाज क्लोज टू अराउंड 210-220 के रेंज में उसकी टारगेट प्राइस है। प्राइस तो ऑलरेडी ये 160-170 पे चल रहा था, अभी रिसेंट डेज में इंक्रीज हुआ है। तो उसमें वंस अगेन आई वुड से कि हम ये क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर के इसके देख लें। लेकिन दैट कंपनी इज सॉलिडली प्लेस्ड, उनके प्रोडक्ट बेस इज प्रिटी गुड।
और ग्रोथ तो वहां पे क्लियरली नजर आ रही है। और उस पे सिर्फ हमारी कॉल नहीं, आप बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, उस पे कुछ और हाउसेस की बाय कॉल्स भी रिपोर्ट्स आई थी। सो आई एम पॉजिटिव ऑन एजीपी कि इट शुड डू वेल। सर लास्ट क्वार्टर की आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी ईपीएस क्या होगी जो अभी ऑफ ड्यूरेशन? हैंड, हाँ अभी ऑफ हैंड तो मुझे याद नंबर नहीं होंगे, मैं उसको मुझे चेक करना होगा कि इस क्वार्टर के नंबर्स क्या होंगे, जी, तो विच बहुत वी कैन शुक्रिया मोहम्मद डिस्कस। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया सर। वी हैव जस्ट 2 मिनट्स और मैं चाहूंगी कि कल की मार्केट के हवाले से आप थोड़ा सा हमें एक व्यू दें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कल की मार्केट के लिए और किस तरह से कल की मार्केट को देख रहे हैं, और थोड़ा सा कि किन आइटम्स को आप सजेस्ट करेंगे, किन सेक्टर्स को कहेंगे कि उनको जो है कीप एन आई जो है उस पर रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। वी हैव जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, बस उसमें करेक्शन जिस तरह टेक्निकली हमने स्टार्ट किया था कि वो एक डाउनवर्ड एडजस्टमेंट है पोटेंशियली मार्केट में, जो एक मेजर सपोर्ट आफ्टर ब्रेक ऑफ 30 डे मूविंग एवरेज, डाउन साइड रिस्क जो है 109 तक हम इंडेक्स को देख सकते हैं। मेजर सपोर्ट लेवल तो 106 का वो एक है। अब उसको कौन सी चीज ट्रिगर करती है वी डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि डाउन साइड हम मार्केट में देख सकते हैं। वो एक और उसमें ये जरूरी नहीं कि वो 1-2 दिन में हो जाए। अभी क्वार्टरली अर्निंग्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें होंगी। रिजल्ट सीजन अभी शुरू है, आज हमने एच कार के रिजल्ट्स देखे। और तो ये एक टाइम पीरियड होगा, बाइंग ऑन डिप्स और एक्यूमुलेशन वाली स्ट्रेटेजी मेंटेन होनी चाहिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में। सही, तो बिल्कुल दैट्स आवर स्ट्रेटेजी। सही। और सर किन सेक्टर्स को आप रिकमेंड करेंगे? वैसे तो आपने बड़ी डिटेल बताया है। उसमें ऑयल एंड गैस में अभी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको जरा रहने दें। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में आप देख सकते हैं, सीमेंट स्टॉक्स को देख सकते हैं। इवन आई वुड रिकमेंड टेक्सटाइल सेक्टर की प्राइस बिल्कुल नहीं चले, उनको भी आप देख सकते हैं, दे आर एट वेरी गुड लेवल। तो इस तरह आप ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चल सकते हैं। सही, बहुत टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है और बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी। Video helpful. Don't forget to click that like button, share with your friends, and subscribe for more stock market insights.